हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो भाई आज की जो क्लास है बिजनेस इन्वायरमेंट की, यानी जो कल क्लास नहीं हो पाई थी, सो ये वाला जो टॉपिक है भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि आज जो मैं करवाने वाली हूँ ना वो जो है कॉमन है सबके लिए। ये वाला टॉपिक इकोनॉमिक्स में भी आता है और जो है जीके में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाई ये क्लास जो है सभी के लिए है, वो कोई कॉमर्स का हुआ या अदर्स ग्रुप्स का हुआ, सभी के लिए जो है सबको ये वाली क्लास देखनी है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपको हर एक चीज़ जो है क्लियर होगी कि कैसे क्या जो है रेट वगैरह सब कुछ जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में। ठीक है, सो भाई स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई, जिसने ये प्रीवियस क्लास नहीं देखी है फटाफट जो है कंप्लीट कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके चीज़ों की, और जो पीडीएफ वगैरह है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो भाई करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। देखो भाई, मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट में जो है इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक कंडीशंस वाली जो क्लास है ना वो मैंने आपकी कंप्लीट करवा दी थी। ठीक है, कंप्लीट करवा दी थी। तो उसमें एक टॉपिक था कि इकोनॉमिक पॉलिसीज वाला। कौन सा था? इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये वाला टॉपिक था भाई। सो ये वाला टॉपिक जो है आपके सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा, बट है ये बिजनेस इन्वायरमेंट का जो पार्टीशन है उसमें से ही। सो ये वाला टॉपिक जो है भाई इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये वो वाली चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक्स में आती हैं, और ये चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक्स में जो जर्नल नॉलेज वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो रेट वगैरह जितने भी होते हैं। सो ये वाली क्लास भाई सभी को देखनी है। सो इसके जो पार्ट है ना, मेन जो पार्ट इकोनॉमिक पॉलिसी के जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है वो कौन से? एक तो मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिस्कल पॉलिसी है, यानी मौद्रिक नीति, और दूसरी क्या है? राजकोषीय नीति। ये दोनों जो नीति है ये हम करने वाले हैं भाई, इनके बारे में फुल डिटेल करने वाले हैं। थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है जो रेट वगैरह होते हैं। सो ये वाली इसके एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छी तरह हम देखने वाले हैं। सो बिल्कुल ध्यान से बैठ के बिल्कुल शांति से इस क्लास को देखना। ये नहीं है कि जल्दबाजी में वैसे ही देख ली, क्योंकि एक बार आप ये क्लास देख लोगे फिर आपको इन चीज़ों में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, और कोई भी एग्जाम हुआ यहाँ से क्वेश्चंस जो है आपका कभी जो है मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, वो कोई भी एग्जाम हो। तो भी करते हैं स्टार्ट। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी है ये क्या होता है। ठीक है, सो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है भाई? ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी यानी इम्प्लीमेंट जो है किसने की थी? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इम्प्लीमेंट की थी, यानी आरबीआई भी आप बोल सकते हो, उसके द्वारा जो है ये इम्प्लीमेंट की जाती है। और इसका जो मेन मोटिव होता है, क्या करना होता है? जो मनी की सप्लाई होती है, यानी मनी की जो सप्लाई होती है उसको क्या करते हैं भैया? कंट्रोल करते हैं मनी की सप्लाई को। और जो क्रेडिट वाली चीज़ें हैं उनको क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं कि कितनी मनी की सप्लाई होनी चाहिए, कितनी जो है क्रेडिट जो है वो देना है या नहीं देना है। सो ये सारी चीज़ें जो है भाई कंट्रोल की जाती है इस वाली मॉनेटरी पॉलिसी में। प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो कि इन्फ्लेशन कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है। इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस का इंक्रीज होना। इन्फ्लेशन आगे जाके ये वाला पॉइंट बहुत आएगा इन्फ्लेशन का। सो इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या है? प्राइस का इंक्रीज होना। ठीक है, सो किस चीज़ को जो है ये कंट्रोल करता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ये आपकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको जो ये कंट्रोल करता है। प्राइस की स्टेबिलिटी है ये उसको कंट्रोल करता है। सो ये है आपका मॉनेटरी पॉलिसी जो कि हेल्प करता है किस चीज़ में? मनी की सप्लाई में और क्रेडिट में। ठीक है, फिर देखते हैं भाई फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो ये पॉलिसी है ये किसके द्वारा फॉर्मुलेट की गई है भाई? गवर्नमेंट के द्वारा जो ये फॉर्मुलेट की जाती है। इसका जो मेन वो होता है वो क्या होता है? रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना, रिवेन्यू में टैक्सेशन जो होता है, यानी रिवेन्यू में जो टैक्सेशन होता है उसको क्या करता है भाई? ये मैनेज करते हैं कि कैसे जो है वो रेगुलेट करना है, कितना एक्सपेंडिचर करना है, इन सबको क्या करता है? रेगुलेट करते हैं। और वो काम कौन करता है भाई? गवर्नमेंट जो है वो काम करती है कि कैसे जो है कंट्रोल करना है रिवेन्यू पे, एक्सपेंडिचर पे। ये सारी चीज़ें कौन देखती है? गवर्नमेंट। सो पता चला भाई कि जो मॉनेटरी पॉलिसी इसको कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आरबीआई जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो फिस्कल पॉलिसी है उसको जो है कौन कंट्रोल करता है? यानी जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है और वही इसको देखती है। इतना हुआ क्लियर मीनिंग।
अब इनके डिफरेंस में ही हर एक पॉइंट जो है वो निकल के आ जाएंगे। तो मैंने जो है बिना टाइम वेस्ट किए, ताकि आपको दोनों पॉलिसीज के बारे में जो है साथ के साथ जो है डिफरेंस का पता चल जाए। तो मैंने साथ के साथ जो है दिए भाई। देखो सबसे पहले मीनिंग का ही डिफरेंस दे रखा है इन्होंने कि सेंट्रल बैंक क्या करता है कि मनी की सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को क्या करता है भाई, उनमें स्टेबिलिटी बनाए रखता है कि कैसे जो है वो करने हैं। दूसरा फिस्कल पॉलिसी, ये जो गवर्नमेंट होती है सरकार के द्वारा जो है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो है ये पॉलिसी होती है कि कैसे वो रेगुलेट करना है, ये सारी चीजें। उसके बाद क्या है भाई, अथॉरिटी यानी इनका प्राधिकरण, यानी अथॉरिटी कौन होता है, इनका हेड कौन होता है, यानी सेंट्रल बैंक, यानी भारत में जो है इंडिया में आरबीआई जो है इस चीज को क्या करती है भाई, कंट्रोल करती है। उसके बाद क्या है, यानी गवर्नमेंट, यानी फिस्कल पॉलिसी में कौन करता है भाई, जो गवर्नमेंट होती है वो इनको बनाती है कि जो भी स्कीम्स जो है कितनी सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करनी है फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितने क्या प्रोजेक्ट सेट करने हैं एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, ये सारा जो है कौन करता है भाई, गवर्नमेंट करती है। हुआ इतना क्लियर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है भाई क्या होता है, ये जो कंट्रोल करता है, किस चीज़ को कंट्रोल करता है, ये जो मनी सप्लाई जो है उसको कंट्रोल करता है, यानी इन्फ्लेशन, यानी जो प्राइस जो है ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है उसको जो है स्टेबिलिटी लेके आता है, उसके अंदर क्रेडिट जो है ज़्यादा हो रहा है या उसको स्टेबल करने में ये क्या करता है भाई, हेल्प करता है। और क्या है, ये जो है फिस्कल पॉलिसी में किस चीज़ में हेल्प करता है, यानी जो है डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो हो रखी है उसको कंट्रोल करता है, यानी सोशल जो है वेलफेयर वगैरह, ये इन चीज़ों में क्या करता है भाई, फिस्कल पॉलिसी इन चीज़ों में हेल्प करता है। तो ये वाला हुआ क्लियर। अब जो ये टूल्स हैं जिनके बारे में हम थोड़ा बिल्कुल ब्रीफली में पढ़ेंगे, ये टूल्स है कौन से भाई, मॉनेटरी पॉलिसी में ये वाले टूल्स जो है इंक्लूड होते हैं, एंड जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें ये वाले टूल्स जो इंक्लूड होते हैं। इनके जो टूल्स हैं इनमें हम जो है पूरा डीपली देखेंगे, वो आगे जाके देखेंगे। सो ये टूल्स हैं इन दोनों के। उसके बाद नेचर क्या है भाई इसका, यानी ये रेगुलेटरी, ये रेगुलेट करता है कि कितना क्या रेट वगैरह रखना है, कितनी जो है चेंजेस वगैरह लेके आने हैं। बट जो फिस्कल पॉलिसी होता है वो उसका मेन रोल क्या होता है भाई, वो डेवलपमेंट जो होता है वो उसका मेन रोल होता है। एंड मॉनेटरी पॉलिसी शॉर्ट टर्म के लिए जो है इफेक्ट डालता है, शॉर्ट टर्म के लिए। फॉर एग्जाम्पल रेट जो है, बैंक रेट कितना है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो चेंज भी हो जाता है। और ये जो होता है डेवलपमेंट होता है भाई, वो क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। नाम ही डेवलपमेंट है, मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए ये जो है वो होता है। उसके बाद जो पॉलिसीज हैं वो टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, यानी क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज ज़्यादा होती हैं, जो क्रेडिट को कंट्रोल करती है, रेट को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, उसके बेस पे जो है क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। बट फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, ये रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर जितने हो रहे होते हैं उस पॉलिसीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब दोनों के ना कुछ टाइप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और ये बिल्कुल ध्यान में रखने हैं भाई। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके दो टाइप्स बता रखे हैं। एक तो क्या है, एक्सपेंशनरी, नाम से ही शो रहा है, यानी इंक्रीज होना किसी चीज़ का। एक है कॉन्ट्रैक्शनरी, यानी कॉन्ट्रैक्ट, यानी डिक्रीज होना। इसमें किस चीज़ का डिक्रीज इंक्रीज होना बता रखा है, मनी सप्लाई का जो है इंक्रीज और डिक्रीज, यानी नाम से मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स मनी से रिलेटेड है, ठीक है ना। सो एक्सपेंशनरी में क्या है कि मनी की जो सप्लाई जो है कब इंक्रीज होगी, क्या ध्यान रखना है आपको कि मनी की सप्लाई जो है कब इंक्रीज होगी, जब इंटरेस्ट रेट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इंटरेस्ट रेट जब कम होगा सो मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है एक्सपेंशनरी। एंड कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या है कि इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा कर देंगे सो मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। और ये जो रेट हैं जो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, वो बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, कैश रिजर्व रेशो हो गया, वो सारे टूल्स जो होते हैं जो इन चीज़ों को क्या करते हैं भाई, कंट्रोल करते हैं। और वो जो टूल्स है वो नीचे हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, डिस्क्रिशनरी, यानी क्या है, विवेकाधीन नीति। दूसरा क्या है, नॉन डिस्क्रिशनरी, यानी अविवेकाधीन नीति। ये जो नीति है यानी डिस्क्रिशनरी वगैरह में क्या है कि जो एक्शन जो लिया जाता है ना भाई, वो गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया जाता है उस पर स्पेशली। यानी फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है और जो है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, सो गवर्नमेंट क्या करेगी उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट का ही रोल है भाई फिस्कल पॉलिसी में। सो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को रिड्यूस करने के लिए क्या करेगी, पब्लिक पे ज़्यादा स्पेंड करेगी, फिर वो प्रोजेक्ट लेके आएगी ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो यही है भाई विवेकाधीन नीति, यानी डिस्क्रिशनरी जो नीति है इसमें जो है यही है कि इसमें जो एक्शन लिया जाता है ना भाई, वो गवर्नमेंट एक्शन लेती है। और नॉन डिस्क्रिशनरी में क्या है, इसमें जो है एक्शन जो है वो लिया नहीं जाता, वो ऑटोमेटिकली जो है अपने आप जो ये चलती रहती है। इसमें रिसेशन है, यानी बिल्कुल ही मंदी आ गई, कैसे क्या जो है रिड्यूस करना है, ये सारी चीज़ें जो है नॉन डिस्क्रिशनरी में है। यानी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंजेस चलता रहता है, इसमें गवर्नमेंट जो है उसको चेंज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इतना क्लियर। उसके बाद देखो और क्या जो है डिफरेंस हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी है भाई वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है।
इसमें कोई वो नहीं होता कि ये चेंज है या नहीं चेंज है। और जो ये फिस्कल पॉलिसी है ये कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल बजट आप ले सकते हो, बजट में क्या है उसमें जो है चेंजेस वगैरह जो है एक बार में ही जो है कर नहीं सकते हम। जो बजट बन गया, जितना एक्सपेंडिचर करना है, जितना रिवेन्यू करना है, वो सारा कुछ जो है उसमें डिसाइड किया जाता है, वो चेंज नहीं होता, नॉट फ्लेक्सिबल। बट जो ये है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जो रेट है वो चेंज, जो रेट है वो क्या होता रहता है भाई, चेंज होता रहता है। इसका जो फोकस होता है भाई मनी सप्लाई और क्रेडिट सिस्टम पे ज़्यादा फोकस होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। इसका जो होता है एक्सपेंडिचर और रिसोर्सेज वगैरह एलोकेशन पे ज़्यादा फोकस होते हैं। इसको जो फॉर्मुलेट करती है वो आरबीआई करती है, गवर्नमेंट्स का कोई रोल नहीं होता। कभी कभी कोई सलाह लेनी होती है मॉनेटरी पॉलिसी में तो आरबीआई सलाह ले लेती है, अदरवाइज कोई रोल नहीं होता। बट फिस्कल पॉलिसी में जो गवर्नमेंट का जो रोल होता है भाई, वो बजट वगैरह बनाती है, वो उसको विधानसभा में वहाँ पे जो है वो उसको पास करती है। तो उसमें इसका क्या होता है, रोल होता है गवर्नमेंट का ही सारा कुछ फॉर्मुलेट वही करती है। सो इम्पैक्ट एरिया भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, बैंकें जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट जहाँ करनी होती है वहाँ पे इनका जो है पूरा का पूरा असर होता है कि रेट वगैरह इंक्रीज हो रहे हैं, उससे क्या होगा स्टेबिलिटी वगैरह में, सारी चीज़ों में। बट फिस्कल पॉलिसी में जो इम्पैक्ट पड़ता है ना भाई, वो इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक वेलफेयर पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हुआ क्लियर? फिर ये 3 जो डिफरेंस और है और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो रेट होते हैं ना भाई, आम जो जनता होती है ना उनको इन रेट्स के बारे में पता नहीं होता। क्यों? अब गाँव में लगा लो, अब जो बड़े लोग हैं उनको थोड़ी पता है कि रेट जो है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है या रेपो रेट क्या होता है, ये सारा चीज़ उनको नहीं पता होता। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको सिर्फ इन चीज़ों का पता होता है कि टैक्स जो है, अच्छा इतना टैक्स इंक्रीज हो गया, ये सब्सिडी हमें मिलने वाली, ये स्कीम्स चली हुई है, इन चीज़ों से ज़्यादा वो जो है इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये होते हैं इनकी पॉपुलैरिटी के बारे में। फोकस जो किया जाता है मेन इन्फ्लेशन पे और जो मनी की स्टेबिलिटी है उस पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में। बट इसमें जो है अनस्टेबिलिटी यानी जो बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस है, जो डेवलपमेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इम्प्लीमेंट वही है भाई, आरबीआई जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह ये सारे जो होते हैं इसमें गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री और पब्लिक एजेंसी के जो है उनके द्वारा जो है इम्प्लीमेंटेशंस किया जाता है। ये होते हैं भाई आपका डिफरेंस क्लियर। अब करने वाले हैं टूल्स, कि टूल्स जो है कैसे जो है वो करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल में जो है लेके आते हैं। सो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स जो है हम करने वाले हैं, यानी मौद्रिक नीति उपकरण। क्या है? मौद्रिक नीति उपकरण यानी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल। 2 टाइप के टूल्स है भाई, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव 2 टाइप्स के टूल्स हैं। फर्स्ट जो है किसने पास किए भाई? आरबीआई ने। किसने पास किए हैं? आरबीआई ने पास किए हैं। सो फर्स्ट जो टूल जो है किसके टाइप करने वाले? क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटेटिव जो मनी से रिलेटेड है। ठीक है, मनी सप्लाई को जो है कंट्रोल में लेके आता है, ये उससे रिलेटेड है। सो फर्स्ट देखने वाले हैं कैश रिजर्व रेशो। क्या है? कैश रिजर्व रेशो, यानी कैश रिजर्व रेशो क्या होता है भाई, वो देखने वाले हैं। तो कैश रिजर्व जो होता है ना, बैंक क्या करता है भाई, कुछ जो उसके पास जितनी भी सेविंग्स होती हैं, जितनी भी उसके पास सेविंग्स होती है, उसका जो 1% है ना वो आरबीआई के पास उसको रखना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है भाई? आरबीआई के पास उसको रखना पड़ता है। किस जो है कैश रिजर्व रेशो 1% आरबीआई के पास कौन रखता है भाई? कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं। कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? जितने भी बैंक्स है, कैनरा बैंक हुआ, यूनियन बैंक हुआ, ये जितने भी बैंक्स है इस टाइप के, वो सारे कमर्शियल बैंक हैं। वो क्या करते हैं भाई, अपना कुछ 1% जो पार्ट है वो कैश रिजर्व की फॉर्म में आरबीआई के पास जो है वो रखते हैं। वो होता है कैश रिजर्व रेशो। कोई भी एग्जाम हुआ सिंपली पूछ लेंगे कि कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, तो आपको जवाब देना है कि कैश रिजर्व रेशो वो रेशो होता है जो 1% पार्ट जो है आरबीआई के पास जो है रिजर्व के फॉर्म में जो है रखा जाता है। अब ये वाली चीज़ जो है कैसे कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, मॉनेटरी को, मनी की सप्लाई को कैसे कंट्रोल में लेके आती है, ये चीज़ ध्यान से बिल्कुल सुनना है। यानी देखो कैश रिजर्व रेशो, यानी देखो कैश रिजर्व रेशो, ध्यान से सुनना है ये वाला पॉइंट। जितना कैश रिजर्व रेशो अगर हम ज़्यादा कर देंगे, मीन्स जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास जो है कैश रिजर्व रेशो ज़्यादा अमाउंट में रख देंगे, ज़्यादा अमाउंट में, इतना ज़्यादा अमाउंट में रख देंगे, मीन्स क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक है, फॉर एग्जांपल आप लगा सकते हो इसमें जो है यूनियन बैंक लगा लो, कोई भी बैंक लगा लो आप कमर्शियल बैंक, उनके पास जब वो ज़्यादा कैश में रख देंगे आरबीआई के पास, उनके पास क्या हो जाएगा भाई, जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो आरबीआई के पास रिजर्व है वो ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स लोन कौन देता है भाई? आरबीआई लोन थोड़ी देता है पब्लिक को। पब्लिक को लोन कौन देगा? कमर्शियल बैंक देगा पब्लिक को लोन।
पब्लिक को लोन कौन देगा? कमर्शियल बैंक देगा। कमर्शियल बैंक कौन से? पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, ये सारे जो है कमर्शियल बैंक है जो क्या करते हैं, पब्लिक से रिलेटेड डीलिंग वगैरह ये सारा काम इनका होता है, मनी से रिलेटेड। सो भाई अगर जो है इनके पास जितना अमाउंट है उसका का ये ज़्यादा पार्ट कैश रिजर्व की फॉर्म में आरबीआई के पास रख देते हैं, तो इनके पास क्या होगा भाई, मनी जो इनके पास कम हो जाएगी। मनी कम हो जाएगी, यहाँ देखो मनी जो है इनके पास क्या हो जाएगी, लोन देने के लिए वो कम हो जाएगी। लोन देने के लिए कम हो जाएगी मीन्स ये लोन जो है नहीं दे पाएंगे, लोन की जो कैपेसिटी होगी इनकी देने की वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो डिमांड है लोगों की लोन लेने की वो क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि लोन नहीं दे पाएंगे, उनके पास डिमांड ही, पैसा ही कम होगा, लोगों के पास डिमांड ही कम होगी, मीन्स इन्फ्लेशन जो है अपने आप ही क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, कम हो जाएगा। हुआ क्लियर? फिर अगर जो है कैश रिजर्व रेशो, यानी जो ये कमर्शियल बैंक है आरबीआई के पास जो है ये जो अमाउंट है ये कम रखेंगे, अब तो ज़्यादा रख दिया, फिर क्या रखेंगे, ये कम अमाउंट रखेंगे और अपने पास ज़्यादा अमाउंट रख लेंगे, मीन्स कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा अमाउंट होगा, पब्लिक को लोन ज़्यादा दे पाएंगे, पब्लिक को लोन मीन्स मनी इनके पास ज़्यादा होगा, लोन ये ज़्यादा दे पाएंगे लोगों के पास जो है ज़्यादा पैसा होगा, मीन्स डिमांड ज़्यादा करेंगे, उससे जो है इन्फ्लेशन की सिचुएशन तो बढ़ जाएगी, बट वो चीज़ इसमें नहीं लेके आनी, वो चीज़ मीन्स डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स लोन देने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मीन्स जो है ग्रोथ का पार्ट जो है इसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स लोन देने की कैपेसिटी ज़्यादा है, सो उससे क्या होगा भाई, जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हुआ इतना क्लियर? ध्यान से समझने वाली चीज़ थी, ये वाले पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन वाले होते हैं, सो ध्यान से सुनो इन चीज़ों को जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये रेशो क्या है भाई, जो बैंक जो होता है ना वो अपना कुछ जो अमाउंट होता है ना वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी गोल्ड की फॉर्म में जो है वो रखता है, किसके पास, आरबीआई के पास। किसकी फॉर्म में रखता है भाई, गोल्ड की फॉर्म में जो है वो रखता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में जो है वो रखता है, ये गोल्ड की फॉर्म में भी लगा सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये होती है जो गवर्नमेंट जो है, जो बैंक है वो किसके पास रखता है, आरबीआई के पास रखता है। ठीक है, वो रख दी उन्होंने, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा मनी की सप्लाई पे, देखो जितना ज़्यादा जो है, अब ट्रेजरी बिल्स वगैरह, ये कमर्शियल पेपर्स वगैरह, ये सारी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं जो रखी जाती हैं। सो अगर देखो एसएलआर मीन्स ये जो रेशो है अगर ज़्यादा हो गया, ये जो रेशो है अगर ज़्यादा रख दी, आरबीआई के पास जो है ज़्यादा रख दी, मीन्स मोर मनी सिक्योरिटीज़ फॉर्म, ज़्यादा मनी की जो है सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में ज़्यादा होगी। सो कमर्शियल बैंक के पास जो है लैंडिंग यानी पैसा देने के लिए जो है अमाउंट बचा नहीं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में रख दिया, आरबीआई के पास ज़्यादा फॉर्म में रख दिया, मीन्स उनके पास लोन देने के लिए पैसा नहीं है, मीन्स लिक्विडिटी कैश ही नहीं है उनके पास, कैश नहीं है उनके पास, मीन्स इससे क्या होगा भाई, डिमांड ही कम हो जाएगी, लोन ही नहीं दे पाएंगे लोगों को, जिससे इन्फ्लेशन की सिचुएशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसका अपोजिट आप क्या लोगे, अगर एसएलआर की रेशो जो है यानी जो गोल्ड की फॉर्म में जो सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में रख रहे हैं उसका अमाउंट कम कर दे, मीन्स कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा अमाउंट होगा, सिक्योरिटीज़ कम होगी, उनके पास पैसा ज़्यादा होगा, कैश की फॉर्म में ज़्यादा होगा, क्योंकि वो कम जो है सिक्योरिटीज़ गोल्ड की फॉर्म में रख रहे हैं बैंक के पास। सो उनके पास मनी की सप्लाई जो है वो ज़्यादा होगी, मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी, उससे क्या है वो जो है लोन ज़्यादा दे पाएंगे लोगों को, जिनसे क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, मीन्स ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स ग्रोथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, बस ये है। और एग्जाम में क्या पूछा जाता है भैया, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है और बैंक रेट क्या होता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वो कोई भी एग्जाम हुआ सिंपली पूछ लेंगे कि बैंक रेट, इकोनॉमिक्स की जो जनरल नॉलेज वाली चीज़ है कि बैंक रेट क्या होता है। सो बैंक रेट क्या होता है भाई, ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि बैंक रेट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बहुत बार इसमें जो है ऑप्शंस में इतना घुमा के दे देते हैं, वो बिल्कुल ये चीज़ सेम लगने लगती है और इसमें हम क्वेश्चन जो है मिस्टेक करके आ जाते हैं कि बैंक रेट क्या होता है और रेपो रेट क्या होता है। सो बैंक रेट क्या होता है भाई, दोनों ही जो है क्या होते हैं, लोन जो है लेते हैं आरबीआई से कमर्शियल बैंक। ठीक है, दोनों वही रेट है, यानी कमर्शियल बैंक जो है लोन लेता है आरबीआई से, आरबीआई लोन जो है देता है कमर्शियल बैंक को, दोनों ही क्या है भाई इसमें सेम है, दोनों को क्या लेके चलोगे, सेम लेके चलोगे, यानी ये वो रेट है जो आरबीआई जो है लोन देता है कमर्शियल बैंक को, ये वो रेट है जो आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को। डिफरेंस क्या है, ये बिना गारंटी के लोन देता है, इसमें कोई भी गारंटी वगैरह नहीं होती, बट ये जो होता है इसमें अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती है उनके अगेंस्ट जो है ये लोन देता है।
ठीक है। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी, शॉर्ट फॉर्म के लिए होता है, शॉर्ट फॉर्म के लिए होता है ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स वगैरह, ये सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं इनके अगेंस्ट पे जो है लोन दिया जाता है आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक को, वो होता है रेपो रेट यानी शॉर्ट टर्म के लिए। बट ये जो है बिना गारंटी के जो है लॉन्ग टर्म लोन दे देता है, वो होता है बैंक रेट जो आरबीआई देता है कमर्शियल बैंक को। हुआ क्लियर? अब आ जाओ कैसे कंट्रोल करता है रेपो रेट मनी की सप्लाई को। यहाँ आ जाओ, ये वो रेट होता है रेपो रेट जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देती है। एग्जाम में आ गया वो रेट बताओ जब आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए। सो बैंक रेट होगा नॉट रेपो रेट। ये मिस्टेक नहीं करनी है, मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे चीज़ें। कोई भी डाउट्स है बिल्कुल ध्यान से सुनो इन चीज़ों को। सो ये कैसे कंट्रोल करता है भाई मनी की सप्लाई को। फॉर एग्जाम्पल आप रेपो रेट है, अब रेपो रेट जो होता है यानी ये वो रेट होता है जब आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को। अब ये रेट क्या कर दिया भाई, इंक्रीज कर दिया। ये जो रेट है वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मीन्स बढ़ा दिया यानी लोन जो है वो क्या होगा, कॉस्टली यानी एक्सपेंसिव होगा, महंगा होगा। अब महंगा होगा मीन्स क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक है वो भी लोगों को महंगा देंगे, लोन जो है महंगा देंगे। मीन्स जो है डिमांड कम हो जाएगी, लोन जो पब्लिक है वो लोन लेगा नहीं। कोई भी जो पब्लिक है वो इतना ज़्यादा हाई रेट पे जो है मिल रहा है लोन, कौन लेगा भाई, कम रेट पे मिलेगा तभी तो लेंगे। सो ज़्यादा महंगा हो गया मीन्स डिमांड जो है कम होगी लोन लेने की, उससे क्या इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में आ जाता है। मीन्स लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, लोन ही कम लेंगे वो, तो पैसा नहीं होगा उनके पास, पैसा नहीं होगा वो डिमांड कम करेंगे, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, उससे जो है डिमांड डिक्रीज होने से इतनी ज़्यादा कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो कम कर देते हैं गुड्स और सर्विसेज का, जिससे जो है इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। हुआ क्लियर पॉइंट? रेपो रेट अगर जो है डिक्रीज कर देते हैं, रेट कम कर देते हैं, मीन्स लोन सस्ता हो जाता है, लोग जो है ज़्यादा डिमांड कर देते हैं लोन की ज़्यादा डिमांड करेंगे, उनके पास मनी ज़्यादा हो जाएगी, वो जो है डिमांड ज़्यादा करेंगे गुड्स और सर्विसेज की, जिससे जो है ग्रोथ इंक्रीज होगी। बट इन्फ्लेशन की सिचुएशंस में ये इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है इससे, बट यहाँ पे देखना इससे ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है, कैश की फॉर्म में ज़्यादा मनी बढ़ जाती है, मीन्स ग्रोथ इंक्रीज होने लग जाती है। हुआ क्लियर? उसके बाद आ जाओ रिवर्स रेपो रेट, अपोजिट रेपो रेट का अपोजिट यानी ये वो रेट होता है जब आरबीआई जो है उधार लेती है किससे, जो बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक से। रिवर्स कर दिया ना, पहले तो आरबीआई से लोन ले रहे थे कमर्शियल बैंक, अब इसमें अपोजिट कर दिया, इसमें जो है कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो लोन देते हैं आरबीआई को। इसका मेन मोटिव क्या होता है कि मार्केट में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जो होती है उसको निकालने के लिए ये किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है आरबीआई होता है वो सारा का सारा कमर्शियल बैंक से लोन ले लेता है। सो आरबीआई के पास क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है पैसा। तो ये कैसे चलती है ये साइकिल, आरबीआई जो है लोन लेगी मीन्स आरबीआई तो लोन ज़्यादा लेगी, रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा कर दिया उन्होंने, ज़्यादा करने के बाद सो जो क्या होगा, उससे क्या सिचुएशंस जो है क्रिएट होगी, उससे जो है जो रेट है भाई वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा रख देंगे, आरबीआई के पास मनी ज़्यादा होगी, और जो कमर्शियल बैंक है उनके पास जो है पैसा कम होगा, वो जो है मनी जो है कम होगी, वो लोन कम दे पाएंगे लोगों को, जिससे क्या होगा, लिक्विडिटी जो है कम हो जाएगी, डिमांड कम करेंगे लोग, डिमांड कम करेंगे मीन्स इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है रिड्यूस हो जाती है इससे, किससे, इस वाले रेट से, क्योंकि आरबीआई के पास इतना वो ही नहीं होता, वो सारा का सारा लोन में जो है कमर्शियल बैंक से लोन ले लेता है आरबीआई। ठीक है, तो ये वो रेट है भाई। ये जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना उनको ये सब कुछ इतना कंफ्यूजन वाली चीज़ लगेगी, ध्यान से सुनोगे ना तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और जो फर्स्ट टाइम सुन रहा है ना इन चीज़ों को, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगी, जो फर्स्ट टाइम करता है ना भाई ये कि कैसे इंक्रीज होता है कैसे डिक्रीज होता है, सो होती है भाई कंफ्यूजन, सभी को होती है, सिर्फ ये नहीं है कि हमें कंफ्यूजन हो रही है, सभी को होती है। ये जो होते हैं कैसे इंक्रीज डिक्रीज किया जाता है, बट मैं आप लोगों को ये सिर्फ क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम हो, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, तो ही मैं आपको ये चीज़ें करवा रही हूँ, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते तो मैं नहीं करवाती। बैंकिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, जो हर एक एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। कोई भी आप PYQs उठा के देख लेना, हमेशा पूछा मिलेगा कि रेपो रेट बैंक रेट क्या होता है, CRR क्या होता है। कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लेना, SSC वगैरह का भी उठा के देख लेना, वहाँ भी जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है जनरल नॉलेज में ये चीज़ पूछी जाती है। सो भाई ध्यान से समझो, हर एक चीज़ में आपको पूरा डिटेल में आपको बता रही हूँ ये साइकिल, सो ध्यान से सुनो।
ठीक है। सो रिवर्स रेपो रेट यानी ज़्यादा आरबीआई जो है, आरबीआई के पास ज़्यादा हो जाएगा, वो ज़्यादा लोन ले लेगी किससे, कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक के पास कम मनी होगी, कम मनी होगी तो वो लिक्विडिटी जो है कैश के फॉर्म में कम होगी। अब लोग जो है कैश कहाँ से खरीदेंगे, वो खरीद नहीं पाएंगे, जो है वो डिमांड कम करेंगे गुड्स वगैरह की। उससे क्या है, जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मीन्स प्राइस ऑटोमेटिकली कम करना पड़ेगा क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा फिर। बस नेक्स्ट लास्ट अभी ये लास्ट है ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, जो सरकारी जो सिक्योरिटीज होती है ना, उनको ये खरीदता है, परचेज और सेल जो है ये करता है। आप लेके चलो कि अगर जो है वो लिक्विडिटी को खरीद रहा है, यानी आरबीआई है वो जो है परचेज कर रहा है किससे, कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक से वो परचेज कर रहा है। अब परचेज कर रहा है तो क्या होगा भाई, ये यहाँ से परचेज करके ले गया, परचेज करके ले गया मीन्स आरबीआई जो है कैश देगा। अब आरबीआई ने खरीदा है कमर्शियल बैंक से, तो आरबीआई क्या देगा, कैश देगा इसके बदले। किसको, कमर्शियल बैंक को कैश देगा। मीन्स कमर्शियल बैंक के पास जो है लिक्विडिटी कैश जो है ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, लोन ज़्यादा दे पाएगा, लोन ज़्यादा दे पाएगा। इससे क्या होगा भाई, जो है ग्रोथ ज़्यादा होगी। बस वहाँ क्लियर। अपोजिट कर दो अब इसका, इस वाली साइकिल का अपोजिट कर दो। आरबीआई अगर सेल करता है, ये आरबीआई है, यहाँ है स्पेस, जो आरबीआई है वो क्या करेगा, आरबीआई जो है सेल करेगा, आरबीआई जो है सेल करेगा। सो क्या होगा भाई, जो कमर्शियल बैंक है, ये जो है ना कमर्शियल बैंक लिखा मैंने, कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ेगा, अब बेच रहा है भाई कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक उसके बदले भाई जो है अमाउंट तो देगा ना आरबीआई को, या फ्री में खरीद लेगा। सो सेल कर रहा है, सो कमर्शियल बैंक के पास जो है इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, जो भी ये मतलब सिक्योरिटी सेल कर रहा है उसके बदले। सो सारे का सारा कैश आरबीआई के पास आ जाता है, जो कैश होता है। अब इसके पास कैश की कमी हो जाती है, कैश की कमी हो जाती है तो क्या होता है, लोन जो है कम दे पाता है लोगों को, जो लोन है वो कम दे पाएगा पब्लिक को, लोन कम दे पाएगा पब्लिक को, मीन्स डिमांड जो है बिल्कुल ही कम होगी, डिमांड कम होगी। इससे क्या होगा भाई, इन्फ्लेशन की सिचुएशन रिड्यूस हो जाएगी, इन्फ्लेशन की सिचुएशन रिड्यूस हो जाएगी। बस ये पॉइंट मैंने यहाँ भी लिख रखा है। हुआ क्लियर, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे समझोगे तो हर एक चीज़ जो है क्लियर होगी। बट इस क्लास को भी स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये हर एक एग्जाम के लिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना। कोई भी हुआ, वो तो थे सिर्फ क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स सिर्फ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने इनके बारे में कोई एग्जाम्पल भी नहीं दिया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको सिर्फ उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ, क्वालिटेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने आप लोगों को नहीं बताया इसके बारे में, ठीक है ना। सो क्वालिटेटिव वैसे आप नाम देख सकते हो, कई बार ये आ जाता है क्वेश्चंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वालिटेटिव है, कौन से क्वांटिटेटिव है, यानी गुणात्मक कौन से है, क्वालिटेटिव। सो कौन से भाई, क्रेडिट रैशनिंग क्या है, यानी इसमें क्या होता है, कुछ सेक्टर्स को जो है लोन लिमिट तय करना होता है कि इतने से ज़्यादा नहीं जो है लोन देना, इतने से कम वगैरह देना है। सो ये है भाई क्रेडिट रैशनिंग। उसके बाद क्या है, इनके बारे में बस थोड़ा थोड़ा देख लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। फिर कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस, यानी इंस्टॉलमेंट क्रेडिट और मार्जिन रिक्वायरमेंट तय किया जाता है इस चीज़ में कि कितना इंस्टॉलमेंट में पे वगैरह करना है। डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन में क्या है भाई, नियम न मानने वाले बैंकों पर पेनल्टी वगैरह लगाई जाती है, ये डायरेक्ट एक्शन की क्वालिटेटिव में आता है, डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। एंड मॉरल सॉल्यूशन, ये आरबीआई द्वारा बैंक को सलाह देता है, कोई भी जो है अनुरोध करता है कि तुम्हें ये नहीं करना, लोगों को ऐसे लोन नहीं देना, ये वाला, ये सारी चीज़ें जो है मॉरल सॉल्यूशन में आ जाती हैं। ये है क्वालिटेटिव टूल्स, वे भी क्लियर। अब आ जाओ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी वही है, गवर्नमेंट जो है यानी फाइनेंस मिनिस्टर के पास जो है रेवेन्यू टूल्स और एक्सपेंडिचर टूल्स होते हैं, वही जो है बजट पेश करती है ना। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, कौन है भाई फाइनेंस मिनिस्टर, सभी को कमेंट में डालना है, जिसको नहीं पता उसको डालना है, जिसको पता है वो रहने देना, ठीक है। सो होते भाई बहुत ज़्यादा जिनको ना भी पता हो, जो स्टार्टिंग में कर रहे हो। तो भाई फिस्कल पॉलिसी क्या है, यानी इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है उसके पास जो है रेवेन्यू टूल्स और एक्सपेंडिचर टूल्स, क्योंकि बजट वही तो पेश करती है, वही तो पेश करता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वही पेश करता है, जो गवर्नमेंट जो होता है। सो रेवेन्यू साइड भी होती है इनकी, एक्सपेंडिचर साइड भी होती है। टैक्सेशन को कैसे जो है ये कंट्रोल में कैसे रेगुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं भाई। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स 2 टाइप्स के होते हैं। इनकम टैक्स पे जो टैक्स लगता है ना, वो डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स हमारा कौन सा है, जो डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता, जैसे जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जो होती हैं, वो सारी चीज़ें जो है इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसमें आता है।
अब इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं ये, अगर जो है टैक्स ज़्यादा कर देती है, ज़्यादा कर देती है गवर्नमेंट, मीन्स टैक्स ज़्यादा कर दिया, लोग जो पब्लिक है वो डिमांड कम कर देंगे, डिमांड कम कर देंगे मीन्स जो प्राइस है ऑटोमेटिकली जो है उनको रिड्यूस करना पड़ेगा, इससे जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो क्या आ जाती है, वही कंट्रोल में आ जाती है। अगर टैक्स का रेट ही कम कर दिया, भाई डिमांड ज़्यादा करेंगे लोग, भागे भागे जो है फटाफट की टैक्स बिल्कुल नहीं लग रहा इसमें, वो जल्दी फास्टली खरीदेंगे, सो डिमांड ज़्यादा होगी, इससे जो है ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है, ये है। फिर आ जाता है पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक बोरोइंग यानी सार्वजनिक उधारी जिसको बोलते हैं, यानी जो पब्लिक होता है बैंक वगैरह जो है वो लोन लेते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ जो है इतना कुछ ये डीपली में नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ पूछी जाएगी ना भाई वो मैंने ऊपर आप लोगों को बता दी है, जो चीज़ जो है पूछी जाएगी, ठीक है। सो इसमें जो है एक्सपेंडिचर साइड और रिवेन्यू वाली जो साइड है ना, मेन हमने इसमें देखना है, बाकी कुछ नहीं करना है इतना ज़्यादा। सो भाई करते हैं। सो इसमें क्या है, पब्लिक बोरिंग यानी सार्वजनिक उधारी, इसमें जो है सरकार बैंक वगैरह लोन लेती है, बोरो करती है लोन, इससे जो है क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो एक्सपेंडिचर कर सकती है बिना ज़्यादा टैक्स बढ़ाए बोरिंग में, कि टैक्स भी उसको जो है इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा, और जो है वो क्या कर सकती है, इससे जो है क्या चीज़ बढ़ा सकती है, एक्सपेंडिचर कर सकती है इससे बहुत ज़्यादा, पब्लिक बोरिंग सार्वजनिक उधारी, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर में आप क्या लगा सकते हो, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है इंक्लूड होती है, वो आप बताओ क्या क्या इंक्लूड हो सकती है इसमें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पब्लिक बोरिंग है वो क्या होती है, यानी इसमें जो है क्या किया जाता है, जो सरकार होती है या जो जनता होती है, जो संस्थान जो होती है, उनसे क्या होती है भाई, सरकार जो है लोन लेती है, जब उसको अपने खर्च पूरे करने होते हैं, जैसे टैक्सेस वगैरह होगा, उसके पास इतना जो है वो नहीं होता, तो उसमें क्या करती है, वो जो है लोन वगैरह लेती है, इससे जो है गवर्नमेंट का जो होता है ना बजट, यानी जो डेफिसिट होता है, डेफिसिट जो है वो क्या होता है, वो कंप्लीट हो जाता है। सो ये इस वजह से जो ये स्कीम्स वगैरह बनाई गई हैं। ये 2 टाइप्स की होती है भाई, इंटरनल बोरिंग भी होती है, इंटरनल बोरिंग और एक्सटर्नल बोरिंग 2 टाइप्स की होती है। इंटरनल बोरिंग में वही, यानी इसमें जो है लोन जो है सिटीजन बैंक वगैरह से जो है लेना होता है, ठीक है। दूसरा एक्सटर्नल बोरिंग जो है में वर्ल्ड बैंक से वो लोन लेती है, या और कहाँ से, IMF वगैरह से लोन लेती है, ये एक्सटर्नल बोरिंग होती है। और इंटरनल बोरिंग कौन सी होती है, जो सिर्फ नॉर्मली जो है अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन या बैंक वगैरह से जो लोन लेती है वो इंटरनल बोरिंग होती है, ठीक है। हुआ क्लियर। तो ये बोरिंग का पार्ट है भाई, जिसमें जो है अपनी जो है डेफिसिट वगैरह को वो है बैलेंस करने के लिए जो है ये गवर्नमेंट करती है। अब जो ये क्या चला हुआ था, वो कौन सा वार चला हुआ था, हाँ उसमें जो है कौन ले रहा, IMF से किसने लोन लिया था भाई, अगर किसी को पता हो तो। IMF से लोन जो है वो लिया था, किसने लिया था, किसका वॉर चला हुआ था, बट बंद हो गया था, पाकिस्तान का और जो है इंडिया के बीच में जो चला हुआ था। सो पाकिस्तान के पास बिल्कुल ही जो है, उनके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं थे, सो वो जो है किससे वो जो है लोन वगैरह ले रही थी, IMF से, कितने बिलियंस का कितना जो है वो किया था। सो ये सारी चीज़ें हैं भाई, इनके बारे में थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। सो पब्लिक बोरिंग्स में ये सारी चीज़ें जो है, टैक्सेस जो है उनको डेफिसिट को अपने कम करना। डेफिसिट क्या होता है, जब गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू कम होता है, यानी रिवेन्यू जो है वो कम होता है और जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा होते हैं। सो वो सिचुएशंस क्या कहलाएगी, यानी रिवेन्यू कम होता है एक्सपेंडिचर ज़्यादा, उसको बोलते हैं डेफिसिट गवर्नमेंट। सो वो लोन लेती है भाई, इंटरनल बोरिंग भी कर सकती है, वो एक्सटर्नल बोरिंग भी कर सकती है, ठीक है। फिर क्या एक्सपेंडिचर साइड में, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या क्या, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या क्या कर सकती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड ब्रिज वगैरह, सोशल में एजुकेशन हेल्थ वगैरह पे। सो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर से क्या होती है, ग्रोथ ज़्यादा होती है, और जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होते हैं उनसे जो ग्रोथ है भाई वो क्या होती है, कम होती है। किनसे, डेफिसिट बढ़ता है नॉन प्रोडक्टिव से। प्रोडक्टिव में आप एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो, यानी जो रोड्स हो गए, डैम्स वगैरह हो गए, स्कूल्स वगैरह हो गए। सो ये क्या है, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है जिनसे ग्रोथ बढ़ रही है। और नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कौन से हैं, जिनसे जो है सब्सिडी वगैरह होगी, सब्सिडी होगी, और जो है डिफेंस में उस टाइप की जो है पेमेंट वगैरह करनी हो, वो सारी होती है। सो इससे भाई क्या होता है, गवर्नमेंट को इसमें जो है बजट में जो है, जो बजट होता है उसमें जो है कमी तो होती है, घाटा जो आता है, डेफिसिट होता है, बट जो सरकार क्या करती है उसको जो है
मीन्स उसको वो करती है कि कैसे उसको जो है कम करना है, ये सारी सिचुएशन जो है कितना एक्सपेंडिचर करना है। सो गवर्नमेंट जो है अपना डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है गवर्नमेंट का, बट फिर भी वो सारी चीज़ें जो है वो करती है, बैलेंस करके चलती है। सो ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर और नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है। फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, जब जो है खर्चा ज़्यादा हो जाता है इनकम से, तो जो गवर्नमेंट होती है वो जो नए नोट जो है करेंसी वगैरह जो है नए नोट छपवा कर लोन का जो गैप वगैरह कंप्लीट करती है। सो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग में आ जाता है। ये भी किसका पार्ट है भाई, फिस्कल में इंक्लूड हो जाता है, उसका टूल्स है। सब्सिडीज जो है इंसेंटिव्स वगैरह जो है वो ज़्यादा देती है गरीब लोगों को, जिससे डिमांड बढ़ती है। सो ये है भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर सारे के सारे, ठीक है। सो ये भाई कंप्लीट किया है आज हमने पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। क्या किया है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी जो है आज कंप्लीट किया है। सो अब इनके बारे में फटाफट क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, ताकि आपको क्या चीज़ें क्लियर हुई हैं, क्या चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। बट मेन क्या है भाई, आपको याद क्या रखना है, जो मैंने ये बताया ना, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के जो ये वाले टूल्स जो मैंने समझाए ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो फिस्कल पॉलिसी में ना, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चंस पूछा जाता है। सिर्फ पूछ लेंगे जो फिस्कल पॉलिसी है वो कौन रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट, यानी फाइनेंस ऑफ मिनिस्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है बजट वगैरह पेश, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिस्कल पॉलिसी से। और जो ये होता है ना मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है भाई। सो करते हैं अब इसके MCQs। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, इनमें से जो कौन सा टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी का, टैक्सेशन हुआ, रेपो रेट, सब्सिडी या पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऊपर बताया ना सारे क्लियरली मैंने बताए। सो कौन सा टूल्स है भाई इनमें से जो है मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स रेपो रेट है। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी जो है कौन फॉर्मुलेट करता है, बताओ फिस्कल पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट या RBI। नीचे वाले तो होंगे ही नहीं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये तो होंगे ही नहीं नीचे वाले। तो ऊपर वाले में से बताओ कौन सा, RBI या पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, कौन करेगा भाई। एक्सपेंडिचर से रिलेटेड तो ये पार्लियामेंट गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो किस चीज़ के एग्जाम्पल है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्योंकि फिस्कल के तो है नहीं ये, किस चीज़ के एग्जाम्पल है ये मॉनेटरी पॉलिसी में, क्वालिटेटिव के या क्वांटिटेटिव के, क्वांटिटेटिव के, क्योंकि क्वालिटेटिव के तो है नहीं, क्वालिटेटिव में तो वो आ जाएंगे मॉरल सॉशंस वगैरह, वो सारी क्रेडिट राशनिंग वगैरह वो सारी चीज़। फिर आ जाओ फोर्थ में क्या है, इनमें से कौन सा जो है टूल्स नहीं है फिस्कल पॉलिसी का। फिस्कल पॉलिसी का टूल्स कौन सा नहीं है भाई, टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग, ओपन मार्केट ऑपरेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर, कौन सा नहीं है भाई इनमें से जो है, कौन सा नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये जो है मॉनेटरी का है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो कि क्वांटिटेटिव में आता है, जिसमें सिक्योरिटीज बताई थी ना परचेज सेल की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कौन करता है भाई, RBI या फाइनेंस मिनिस्टर, बस यही इनमें से ही बताओ कौन करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। सो मॉनेटरी पॉलिसी को कौन करता है भाई इनमें से, RBI करता है। ये वाला कंसेप्ट भी मैंने बताया ना ऊपर, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी वाला। सो इसमें क्या है भाई, जो गवर्नमेंट होती है ना वो रिड्यूस टैक्स रेट क्या कर देती हो, यहाँ देखो टैक्स रेट क्या कर दिया, वो कम कर दिया, ठीक है। इससे क्या हो गया, डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। सो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सपेंशनरी का है या कॉन्ट्रैक्शनरी का है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये मैंने किस में करवाए थे, फिस्कल पॉलिसी में करवाए थे या मॉनेटरी पॉलिसी में करवाए थे। फिर 2 ऑप्शन तो यहीं से कट हो जाएंगे। ये आप लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन, 6 वाला क्वेश्चन माइंड यूज करो। फिर कौन सा टूल जो है यूज किया जाता है RBI के द्वारा टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक, कौन सा, बैंक के पास ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाती है, सो RBI क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है उसका सारा, रिवर्स में ही तो लेती है वो उनसे लोन कमर्शियल बैंक से, तो रिवर्स रेपो रेट। डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है, किस चीज़ का टूल है ये डेफिसिट फाइनेंसिंग, फिस्कल का। उसके बाद मॉरल सॉशन क्या बोला गया है, किस चीज़ का है ये, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव है भाई। फिर है लास्ट क्वेश्चन, इफ अ गवर्नमेंट इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, ये किस चीज़ के अंडर आता है, ये जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंडिचर कर देती है एजुकेशन और हेल्थ पे, वो किस चीज़ के अंडर आता है, A और B में से बताना, ये भी आप लोगों के लिए, ठीक है भाई। 10th क्वेश्चन भी आप लोगों को बताना है। तो भाई ये होता है आज का कंसेप्ट फिनिश। स्कैनिंग वाला पार्ट मैंने
अभी जानबूझ के मैं नहीं करवा रही, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट ध्यान से समझो और कमेंट सेक्शन में बताना है आज वाला सेशन की ये पॉइंट्स आपके CRR वगैरह ये पॉइंट्स कितने क्लियर हुए हैं, कितने क्लियर हुए हैं, कितने क्लियर नहीं हुए हैं, ये आप लोगों को कमेंट में बताने हैं। ये वाले पॉइंट्स कैसे क्या है ये सब कुछ आपको बताना है, ठीक है भाई। सो भाई कैसे क्या है, और ये दोनों क्वेश्चंस का जो जवाब है वो कमेंट सेक्शन में देना है। और ये वाली क्लास जो है सभी के लिए है, वो जो है कॉमर्स ग्रुप है या अदर कॉमर्स ग्रुप है, ये वाली क्लास सभी को देखनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जो कोई किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी के लिए कॉमन है भाई, ठीक है। सो करते रहेंगे सिलेबस ऐसे ही जल्दी, ये आंसर दे रखे हैं मैंने नीचे। सो भाई सब्सक्राइब कर लो जिसने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, और जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो फटाफट, ताकि आपको जो है PDF वगैरह मिल सके। कल वाला PDF मैंने शायद नहीं डाला था, वो मैं आज ही डाल दूंगी साथ में, ठीक है। सो भाई आज का ये है कंसेप्ट, इसको फिनिश करो अच्छी तरीके से, ध्यान से सुनो चीज़ों को।